हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम। पोएम का टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, पोएम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो टाइटल है इसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रीट किया जाता है। इसका जो मीनिंग है अलग अलग तरीके से लिया जाता है, बट मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। आते हैं फर्स्ट वर्ड पे, द वर्ल्ड यानी दुनिया। इस पोएम के अंदर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो दो तरह की दुनिया की बात करते हैं। एक दुनिया है हमारी भौतिक दुनिया, भौतिक यानी मटीरियलिस्टिक, जिसमें पैसा, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस चीजें, घर, इन सब चीजों का समावेश होता है। और दूसरी जो दुनिया होती है वो होती है वर्ल्ड ऑफ नेचर, कुदरत की दुनिया, जिसमें नदी, नाले, पर्वतमाला, कुदरती सौंदर्य, चांद, तारे, इन सब चीजों का समावेश होता है। सो एक्चुअली जो पोएट है वो नेचर में बड़ा बिलीव करते हैं। सो ये पोएम एग्जैक्टली क्या है कि इस पोएम में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका विरोध किया है, उसको अपोज किया है, और जो नेचर वाला वर्ल्ड है, कुदरत वाला वर्ल्ड, उसके फेवर में बात की है। सो यहां पे आपको समझना होगा कि पोएम एग्जैक्टली क्या है कि कुदरत, नेचर के फेवर में बात होगी और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अपोज में बात होगी। सो दोस्तों, पोएम को डिटेल में पढ़ने से पहले आपके सामने ये जो इमेज है जिसमें आप देख सकते हो, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। पोएम का जो टाइटल है ये हमारी पोएम की फर्स्ट लाइन भी है। तो जब हम लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको पोएम का इंट्रोडक्शन दे दूं कि सबसे पहली इमेज जो है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की इमेज है, यानी भौतिक दुनिया जिसमें लोगों को पैसा चाहिए। पैसा होगा तो घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। पैसों के पीछे जो दौड़ लगी है वो दौड़ यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। सेकेंड इमेज में अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपको देखेगा, ये देखिए, सेकेंड में है नेचर वाली दुनिया जिसमें सन, सी और ये जो घास का मैदान है, नेचर है, नेचर की ब्यूटी है। यह है आपका सेकेंड वर्ल्ड, कुदरत की दुनिया, जो हमें खुशी, शांति और सौंदर्य प्रदान करती है। कवि इसी दुनिया के बारे में हमें इसके महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। पोएम का जो सीन है, जो सेटअप है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो स्पीकर है पोएम में वो किसी घास के मैदान पर खड़े होकर, किसी घास के मैदान पर खड़े होकर सामने जो समुंदर है, सी, उसकी तरफ देख रहे हैं। ये हमारे पोएम का सीन सेटअप है। मतलब इस एंगल से पोएम को लिखा गया है कि स्पीकर के सामने समंदर है, सी है, और स्पीकर जो है वो किसी घास के मैदान पर खड़े हैं, और फिर उनके मन में जो आता है, जो उनके एक्सप्रेशंस है, वो हमें पढ़ने होंगे लाइन बाय लाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोएम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड आने वाला है, दैट इज पैगन। ये चीजें मैं आपको पहले इसलिए क्लियर करता हूं कि जब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़े तो उस समय ये आपको बड़े आसानी से समझ में आना चाहिए। आप इस इमेज को थोड़ा क्लोजली देखिए, पैगन। ये देखिए, पैगन का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते। मतलब
आज जो दुनिया में बने बनाए धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। ये आदि मानव है, आदि जाति के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं और वो धर्म है नेचर, कुदरत। ये पूजा भी करेंगे तो कुदरत की करेंगे, नदी को माता मानेंगे, वृक्ष की पूजा करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको आज के बने बनाए धर्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कहा जाता है पैगन या तो फिर आदि मानव, जिनका एक ही भगवान है, कुदरत। वो कुदरत के अलावा किसी में बिलीव नहीं करते हैं। आइए दोस्तों, कुछ स्पेलिंग्स है, बहुत इजी पोएम है। ले यानी रखना, आप चाहो तो इन स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर सकते हो। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है पतित, भ्रष्ट, जो किसी काम का नहीं है। सॉर्डिड का मतलब क्या? जिसका पतन हो चुका है, जो भ्रष्ट है, किसी काम का नहीं है। बुन होता है आपका वरदान। बैर, बैर का मतलब करना, ओपन करना, सामने लाना। हाउलिंग, हाउलिंग के लिए मैंने यहां पे एक इमेज रखी है, गरजना। खास करके जब तेज हवाएं चलती हैं, इन तेज हवाओं के चलने से जो आवाज होती है, जो सुसवाट होता है, उसके लिए यूज होता है हाउलिंग वर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है गैदर्ड, इकट्ठा होना। रैदर, रैदर का मतलब होता है बल्कि, किंतु, इसके अपोजिट में, कि भाई ऐसा ना होता, इसके बदले अगर ऐसा होता तो, इसके लिए यूज वर्ड होता है रैदर। उसके बाद में आता है पैगन वर्ड। पैगन वर्ड मैंने आपको डिटेल में समझाया, नास्तिक, जो दुनिया के बने बनाए धर्मों में बिलीव नहीं करते वो, और इनका एक ही धर्म है नेचर। सकल का मतलब होता है पालन करना। आउटवॉर्न क्रीड, आउटवॉर्न मतलब क्या? जो अब जिसका कोई चलन नहीं है, आउटवॉर्न हो गया, चला गया वो, प्राचीन, पुराना। क्रीड का मतलब होता है पंथ, पंथ यानी धर्म, जाति, संप्रदाय। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, आज कोई ऐसे नहीं कहेगा कि भाई हम जो है वो मानवतावादी है, हम निसर्गवादी है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लोग ये कहते हैं कि भाई हम हिंदू जाति के हैं, हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म में इस जाति के हैं। तो दोस्तों ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे पहले भी कोई धर्म हुआ करता था, कोई जाति हुआ करती थी, कोई पंथ हुआ करता था, और वो पंथ था नेचर। सभी लोग नेचर में मानते थे, लेकिन आज की तारीख में कोई नेचर में बिलीव नहीं करता है। इसीलिए नेचर में मानने वाला जो पंथ है, जो समुदाय है, आज वो लोगों के लिए आउटवॉर्न हो गया है, मतलब प्राचीन हो गया है, पुराना हो गया है। ली होता है आपका घास का मैदान। ग्लिम्पस यानी झलक, थोड़े समय के लिए हमें जो कोई सीन दिखाई देता है उसको कहते हैं ग्लिम्पस, झलक। फॉरलॉन का मतलब होता है निराश होना, उदास होना, अकेले महसूस करना। रिथेड, रिथेड का मतलब होता है माला से सजाना, डेकोरेट करना। यहां पे दो गॉड है, प्रोटेयस एंड ट्राइटन। दोस्तों ये जो दोनों प्रोटेयस एंड ट्राइटन है, ये गॉड्स के नेम है जो ग्रीक माइथोलॉजी में पाए जाते हैं। माइथोलॉजी का मतलब होता है मान्यता। ग्रीक जो लोग हैं वो दो भगवानों को मानते हैं। उनके प्राचीन ग्रंथों में दो गॉड्स के नाम है, एक है प्रोटेयस और दूसरा ट्राइटन। प्रोटेयस और ट्राइटन ये दोनों ही समंदर के भगवान हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, यहां पे ये प्रोटेयस है जो समुद्र के भगवान है, और आगे क्या होने वाला है ये वो जानते हैं, ऐसी ग्रीक माइथोलॉजी है। और ट्राइटन जो है नीचे वाली इमेज में, ये देखिए, तो ट्राइटन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई ट्राइटन के पास एक हॉर्न है, ये देखिए आप शंख देख सकते हैं उनके इसमें, और वो शंख वो बजाते हैं। सो एक्चुअली ये दोनों गॉड्स हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो किसी धर्म में नहीं मानते थे, जो सिर्फ कुदरत में मानते थे, नेचर में मानते थे। तो दोस्तों ये था हमारा पोएम का परिचय, कुछ स्पेलिंग्स, जिससे आपको पोएम लाइन बाय लाइन समझने में बड़ी आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। सो वी विल स्टार्ट with the very first line of the poem, that is, the world is too much with us. ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, टू मच, बहुत ज्यादा, विथ अस, हमारे साथ है।
यहां पर फर्स्ट में जो वर्ल्ड है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यानी भौतिक दुनिया, जिसमें घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये जो दुनिया है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा है। मतलब इस दुनिया के साथ हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव बहुत ज्यादा है। हम इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, टू मच अटैच है हम इसके साथ में। लेट एंड सुन, यहां पर लेट एंड सुन का मीनिंग हम निकाल सकते हैं। लेट पहले भी, सुन बाद में भी। लेट एंड सुन पहले भी और अब बाद में भी। हमारा जो भौतिक दुनिया के साथ लगाव है वो टू मच है। मतलब दुनिया पैसों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रही है। नेक्स्ट लाइन जो हमें कहना चाहती है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। सो अभी अभी मैंने बताया कि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में टू मच जुड़े हुए हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। दोस्तों यहां पे गेट करना मतलब अर्न करना, प्राप्त करना, कमाना, एंड स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। सो हम जिस दुनिया में अपने आप को बिजी करके रखते हैं वो दुनिया है गेटिंग एंड स्पेंडिंग वाली। मतलब भौतिक दुनिया, कमाओ पैसा खर्च करो। हमें पैसा खर्च करने के लिए कमाना पड़ता है, इसमें हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। और यही बात पोएट को अच्छी नहीं लगती है। वो कहना चाहते हैं वी ले यानी रखना, वेस्ट, हमने वेस्ट रखी है आवर पावर्स। सो नेचर ने हमें जो पावर दी है उन पावर्स को हम वेस्ट रखते हैं। वेस्ट रखते हैं मतलब हम भौतिक चीजों में उसको वेस्ट करते हैं, जबकि पोएट चाहते हैं कि हम उसको, नेचर को एंजॉय करें। हमारी पावर से हम कुदरत की सराहना करें, उसको एंजॉय करें, ना कि गेटिंग और स्पेंडिंग में बिजी हो जाए। नेक्स्ट लाइन इस बात को बड़ा क्लियर करती है। लिटल वी सी, लिटल यानी थोड़ा, वी सी हम ध्यान देते हैं। वैसे तो सी का मतलब होता है देखना, ध्यान देना। हम बहुत कम ध्यान देते हैं, अनदेखा करते हैं इन नेचर, नेचर की तरफ, दैट इज अवर्स, जो एक्चुअली हमारा है। सो पोएम के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था एक्चुअली दो तरीके के वर्ल्ड है, एक है हमारा भौतिक दुनिया और दूसरी है हमारी नेचर वाली दुनिया। सो कवि को इस बात का अफसोस है कि एक्चुअली जो नेचर हमारा है, जो हमें खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, मन को शांति देता है, उत्साह देता है, उस नेचर में हम बहुत लिटल, बहुत ही कम ध्यान देते हैं। और हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहां चला गया, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, पैसे कमाने के बाद उनको खर्च करो मटीरियलिस्टिक नीड्स पूरी करने के लिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन है, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। वी यानी हम, गिवन अवे, गिव अवे करना मतलब छोड़ देना, ध्यान न देना। अवर हार्ट्स, हमारे जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो इस नेचर की तरफ नहीं जाता है। हमने उसको गिव अवे कर दिया, ध्यान नहीं देते हम लोग। सॉर्डिड बुन, और ऐसा जो हम कर रहे हैं कि भाई नेचर की तरफ अपना ध्यान न लगाना, दिल से इस नेचर को एप्रिशिएट न करना, एंजॉय न करना, इस बात को कवि ने नाम दिया है सॉर्डिड बुन। दोस्तों यहां पे ये जो दो वर्ड्स है ना, सॉर्डिड एंड बुन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? बुन होता है आपका वरदान, आशीर्वाद। तो ऑलरेडी हमें वरदान तो मिला है, कौन सा? नेचर, नदियां, पर्वत, जंगल, ये हमें नेचर से मिला हुआ वरदान है। बट जब हम उसको एंजॉय ही नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसको प्रिजर्व नहीं करते, बचाते नहीं है, उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए साबित हो गया सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, पतन, निम्न कक्षा का। तो दोस्तों इतना अच्छा वरदान जो हमें मिला था, अब उसका हो रहा है पतन। पतन होने का मतलब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। तो देखो दोस्तों, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। बुन तो होता है वरदान और सॉर्डिड होता है घिनौना, पतन, निम्न कक्षा का। इतना अच्छा वरदान हमें मिला था बट हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको एंजॉय नहीं किया,
तो कवि ने उसको नाम दे दिया सॉर्डिड बुन। भैया ये वरदान तो है पर हमारे किसी काम का नहीं है, इसका पतन हो रहा है क्योंकि हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हमने अपने दिल अपने हृदय इससे साइड कर लिए हैं, हम नोटिस ही नहीं करते उसको। नेक्स्ट लाइन में कवि जो नेचर है वो किस तरीके से हमारे लिए बून है, वरदान है, किस तरीके से वो हमें खुशी देता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया है। दिस सी, यह समुंदर, दैट बेयर्स, बेयर करना यानी ओपन करना, के सामने लाना, हर बोजम, बोजम होता है आपका सीना, टू द मून यानी चांद, मून के सामने, चंद्रमा के सामने। तो दोस्तों यहां पर नेचर की ब्यूटी का एक उदाहरण है कि देखो किस तरीके से समंदर अपने आप को सामने लाता है, किसके सामने लाता है, टू द मून, चंद्रमा के सामने। और जब ये चंद्रमा की रोशनी इस समंदर के ऊपर आती है तो बड़ा ही नेचुरल सीन क्रिएट होता है। सो कभी हमें मैसेज देना चाहते हैं कि ये गेटिंग एंड स्पेंडिंग छोड़ो, देखो किस तरीके से समंदर इसके पास जो कुछ भी है वो अपने चांद के सामने, चंद्रमा के सामने रखता है। तो ये है नेचर की ब्यूटी का एक उदाहरण। कभी चाहते हैं कि हमें ऐसे सीन को नोटिस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। द विंड्स, फिर नेचर का दूसरा उदाहरण है विंड्स यानी हवा, दैट विल बी हाउलिंग, हाउल करना यानी आवाज करना, एट ऑल आवर्स, हमेशा। जब हवा चलती है उसकी जो आवाज होती है, सुसवाट होती है, उसको भी हम कभी नोटिस नहीं करते हैं। और कभी चाहते हैं कि देखो ये जो विंड है जो हमेशा ऑल आवर्स हमेशा हाउलिंग करती है, इसको हम कभी नोटिस नहीं करते। इतना सुंदर जो समंदर है वो मून के सामने अपने आप को ओपन करता है, यानी मून के सामने समंदर होता है। तो ये जो सीन्स है ये बड़े नेचुरल है, बट हम तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ये जो हवा है बड़ी कुदरती चीज है, कमाल की चीज है। कभी हमेशा आवाज करती है तो कभी अप गैदर्ड, ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है हवा। नाउ, अब, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर्स का मतलब दोस्तों हवा का शांत हो जाना। अगर आप नेचर को महसूस करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये जो हवा है हमेशा क्या करती है, आवाज करती है, और फिर अचानक से लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब दोस्तों बड़े आराम से स्लिप करते हुए, आराम करते हुए जो फ्लावर्स होते हैं उनकी तरह ये हवा क्या करती है, अप यानी ऊपर जाके गैदर हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जिसे हम कहेंगे कि सर अचानक से आवाज करने वाली हवा मंद हो जाती है, कोई भी किसी भी तरीके की आवाज नहीं आती है। ये नेचर की ब्यूटी है जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, बट हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, इसके लिए मतलब ये ब्यूटीफुल सी, ये विंड्स, ये विंड्स का बहना, हवा का चलना, हवा का रुक जाना, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, और इसके जैसे जितने भी नेचुरल चीजें हैं, एवरीथिंग यानी हर वो चीज जो नेचुरल है, वी आर आउट ऑफ ट्यून। कितनी मीनिंगफुल लाइन यहां पे पोएट ने लिखी है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून होना मतलब हम इसकी रिदम में नहीं है। मतलब क्या कि नेचर का जो ताल है, नेचर का जो रिदम है और हमारा जो रिदम है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। इट मूव्स अस नॉट, इट, यह इट जो है वो नेचर के लिए है। नेचर हमें मूव नहीं करता, मतलब नेचर, ये जो नेचुरल सीन्स है इसे देख के हमारे मन में, हमारे दिल में कोई मूवमेंट नहीं होती है, मतलब हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है। हमारे अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ एक ही है, पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। मतलब कभी ये कहना चाहते हैं कि भाई ये नेचुरल चीजें जो है ना आजकल हमें मूव नहीं करती, यानी इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास समय ही नहीं है नेचर को देखने के लिए। कितने ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, हम बिल्कुल भी मूव नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश हो ना हो, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, ये सारी चीजें नेचुरल है, बट वो हमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती, यानी कि
हमारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो कवि के मन में यह सोचना है कि जब हमें नेचर को मानना ही नहीं है, आज की जो दुनिया है, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, जब वो दुनिया को मानती ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कवि भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रेदर का मतलब होता है किंतु, परंतु, बल्कि। तो भगवान, तो ये जो हमारे अंदर नेचर की कोई इफेक्ट नहीं है, कोई असर नहीं कर रहा है, तो इससे तो अच्छा होता आई वुड रेदर बी अ पैगन। मैं क्या बन जाता? एक पैगन बन जाता। मतलब मैं जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका जो जीवन है वो मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले रेदर, उसके अलावा मुझे एक पैगन का जीवन चाहिए। पैगन कौन होता है? नास्तिक, जिसे ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म को नहीं मानना है, उसे सिर्फ नेचर को मानना है। उनके जो भगवान होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में होता है अग्नि देवता, नदी माता। तो वैसे ही पैगन जो होते हैं वो बने बनाए धर्मों को नहीं मानते, सकल्ड। और उनको पता है कि अगर मैं पैगन होता तो मेरा पालन पोषण होता, मतलब मुझे पाल पोस के बड़ा किया जाता इन अ क्रीड। क्रीड मतलब होता है संप्रदाय, पंथ, धर्म। तो अगर मैं पैगन होता ना तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया जाता ऐसे संप्रदाय में जो आउटवर्न है। आउटवर्न मतलब प्राचीन है। आज वो संप्रदाय आपको देखने को नहीं मिलेगा जो नदी को माता मानेगा, वृक्षों की पूजा करेगा, जो अग्नि देवता को मानेगा, खाना खाने के लिए अन्नपूर्ण देवी की वो पूजा करेगा। तो इन सब चीजों को आज का समाज नहीं मानता है, इसीलिए वो आज की तारीख में क्या है? आउटवर्न है। बट कभी चाहते हैं कि भले वो आउटवर्न हो गया हो, जिस संप्रदाय को कोई नहीं मानता, आप उसी में मेरा पालन पोषण करवाए और मुझे पैगन बना दे। तो ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पोएट कि भाई अगर नेचर हमारे ऊपर कोई असर करता ही नहीं है, आजकल की जो जनरेशन है उसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो एक काम कीजिए, मुझे उस जनरेशन में ले जाइए जहां नेचर ही सब कुछ था। तो नेचर ही सब कुछ था, वो जनरेशन कौन सी है? पैगन वाली, आदि मानव वाली। इससे क्या होगा कि अगर भगवान आप मुझे पैगन बना दोगे, आई माइट, मैं क्या कर सकता हूं? स्टैंडिंग, खड़ा रहूंगा, ऑन दिस प्लीजेंटली, ली का मीनिंग हमने देखा था घास का मैदान, प्लीजेंट यानी खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, मजेदार। इस खुशनुमा घास के मैदान पर मैं खड़े रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर पैगन बनने के बाद हमें नेचर की ही पूजा करनी है, नेचर को ही अप्रिशिएट करना है। पैसे कमाना, घर गाड़ी बंगला खरीदना, ये सब कुछ तो उस जमाने में था ही नहीं। तो अगर मैं पैगन बन गया तो मैं क्या कर सकता हूं? स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, इस खुशनुमा घास के मैदान पे मैं खड़े रहूंगा। हैव ग्लिम्पस, ग्लिम्पस का मतलब होता है झलक, यानी किसी चीज को थोड़ी देर के लिए देखना, और मैं झलक देख सकता हूं। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, और जब मैं इस नेचर की झलक देखूंगा, नदी, समंदर, जंगल, इन सब की झलक जब मैं देखूंगा तो उससे क्या होगा? दैट वुड मेक मी, वो मुझे बनाएगा, लेस फॉरलोन। फॉरलोन का मतलब होता है उदास, लेस यानी कम। तो जब मैं उस नेचर को ऑब्जर्व करूंगा, उसकी झलक मैं पाऊंगा, तो जितना उदास मैं आज हूं उससे कम मैं उदास होऊंगा, मुझे कम निराशा होगी। मतलब नेचर को देखने की वजह से मुझे खुशी मिलेगी, और जो आज मेरी उदासी है उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। पोएट पैगन बनने के बाद एक खुशनुमा घास के मैदान पर खड़े रह सकता है और नेचर की ग्लिम्पस ले सकता है, चांद, तारे, नदी, इन सबको वो देख सकता है, और इससे उसकी जो उदासी है वो लेस यानी कम हो जाएगी। और क्या फायदा होगा पैगन बनने से? हैव साइट, साइट का मतलब होता है नजर डालना, देखना। मैं किसको देख सकता हूं? प्रोटेयस। हमने पोएम के इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रोटेयस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक भगवान है, राइजिंग फ्रॉम द सी,
सो राइज करना यानी ऊपर आना। समंदर में से ऊपर आने वाले जो प्रोटेस भगवान है उनको मैं देख सकता हूं। दोस्तों ये माइथोलॉजी है, मान्यता है। तो भाई ग्रीक लोग ऐसा मानते थे कि समंदर में से एक भगवान आते हैं और उनका नाम क्या है? प्रोटेयस है। सो जब मैं आउटवॉर्न क्रीड में चला जाऊंगा, मैं पैगन बन जाऊंगा, तो मुझे पैसे वगैरह कमाने की कोई चिंता नहीं होगी। मैं सिर्फ नेचर में बिलीव करूंगा। इस समंदर के जो भगवान है उनको समंदर में से राइज होते हुए ऊपर आते हुए मैं देख सकता हूं। मैं सुन भी सकता हूं ओल्ड ट्राइटन। ट्राइटन भी ग्रीक माइथोलॉजी के एक भगवान है जो समंदर के ही भगवान है और उनके पास एक शंख होता है। शंख जिसे यहां पे इंग्लिश में कहा गया है हॉर्न, और रिचर्ड का मतलब होता है डेकोरेट किया हुआ, सजाया हुआ। उनके हाथों में एक शंख है जो डेकोरेट किया है और उस शंख को वो ब्लो करते हैं यानी बजाते हैं, तो मैं उसको सुन सकूंगा। तो कहने का मतलब कि भाई भगवान जो है, जो समंदर में से ऊपर आते हैं और एक हॉर्न जो है, शंख जो है, उसे वो बजाते हैं। सो इस माइथोलॉजी से मैं नेचर के करीब चला जाऊंगा। भले ही यह माइथोलॉजी है, सच नहीं है, बट कम से कम ये मुझे नेचर के साथ जोड़ के तो रखेगा। मैं नेचर में बिलीव तो करूंगा, मैं नेचर को एंजॉय तो करूंगा। एक्चुअली पोएट का ये कहना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पोएम को लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया।